इसमें क्या है कि आज मैं जो सेकंड ग्रेड है उसमें इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। इकोनॉमिक्स में भी जैसे सेकंड ग्रेड है उसमें भी ये टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड के जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसमें भी ये टॉपिक है। तो अपन इसमें क्या है कि जैसे कि सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत है अपने है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसमें क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये सांख्यिकी माध्य है। इनको क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को 3 भागों में बांटा गया है। स्थिर माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य। उसमें से अपने क्या है कि जो टॉपिक है सिलेबस के अंतर्गत 3 ही माध्य, एक तो माध्यिका है, एक बहुलक है और एक समांतर माध्य। लेकिन इनको अपन को क्या है कि अलग अलग देखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें ऐसे बोल दिया जाता है कि गणितीय माध्य कौन सा है। तो जैसे 3 ऑप्शन तो ये दे दिए, एक ऑप्शन माध्यिका दे दिया, तो उसमें वही ये पूछ लिया जाता था कि गणितीय माध्य कौन सा है, तो इसमें नहीं है। तो वही क्या है कि माध्यिका गणितीय माध्य नहीं है, क्योंकि ये स्थिर माध्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार अपन को क्या है कि इनको 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों को क्या है कि देखना जरूरी है। तो पहला है स्थिर माध्य। स्थिर माध्य के अंतर्गत कौन सा आता है? माध्यिका और बहुलक, ये 2 आते हैं और वो 2 अपने क्या है कि सिलेबस के अंतर्गत दे रखे हैं। और फिर है गणितीय माध्य। गणितीय माध्य के अंतर्गत आते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघाती माध्य। ये है 4 माध्य हैं। इनमें से अपने जो सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत क्या दे रखा है? समांतर माध्य दे रखा है। फिर है व्यापारिक माध्य। इसमें है चल माध्य, संचयी माध्य और संग्रहित माध्य। इनमें से क्या है कि अपने जो सिलेबस में एक भी नहीं दे रखा है। तो कुल मिला के अपन को क्या है कि इसमें कौन कौन से पढ़ने, एक तो माध्यिका पढ़नी है, बहुलक पढ़ना है और समांतर माध्य पढ़ना है। तो आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे कि समांतर माध्य को लेके इसको पढ़ेंगे। एक ही वीडियो के अंतर्गत क्या है कि समांतर माध्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकता है इसमें से अगर क्वेश्चन आए इन तीनों में से, तो इसमें क्या है कि आपको क्या है कि 2 क्वेश्चन ये पक्का दे के जाएगा। कि तो वो है कि उसकी मैथमेटिकल क्वेश्चन दे देगा और क्या वह थ्योरी के रूप में क्वेश्चन देगा, जिसमें कि ये कन्फर्म है कि समांतर माध्य से क्वेश्चन आने वाला है। और क्वेश्चन आया तो वो आपको क्या है कि 2 नंबर दे के जाएगा। इसमें क्या है जैसे कि श्रेणियाँ हैं। श्रेणियाँ कितनी भागों में बांटी गई? 3 भागों में बांटी गई। एक तो है व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित या असतत श्रेणी, अखंडित, सतत या निरंतर श्रेणी। खंडित है उसको तो क्या है कि असतत श्रेणी कह सकते हैं। और जो अखंडित श्रेणी है, जो खंडित नहीं है, उसको अपन क्या कह सकते हैं? सतत निरंतर श्रेणी कह सकते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है? 2, 4, 8 ऐसे क्या है कि सिर्फ चर दे रखे होते हैं। उसकी बारंबारता नहीं दे रखी है कि 2 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 8 कितनी बार है। और प्रत्येक इकाई का अलग अलग ही मान होता है। इसका अपने से अलग मान है, इसका अलग मान है, इसका अलग, ये अपने आप में क्या है कि स्वतंत्र चर होते हैं। तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अपन को सीधा याद रखना है कि ऐसे अलग अलग व्यक्तियों को बैठा रखा है। उसमें यह नहीं बैठा रखा कि इसके पास कितने व्यक्ति हैं, इसके पास कितने, इसके पास कितने, इनको अलग अलग भागों में ही बांटा है। इसमें क्या है कि सिर्फ चरों का मान हो। इसमें क्या है कि चर का मान दे रखा है, सिर्फ बारंबारता नहीं हो, क्योंकि बारंबारता नहीं दे रखी है कि ये कितनी बार है। प्रत्येक इकाई क्या है कि अलग अलग लिखित होती हैं। अगला है खंडित या असतत श्रेणी। जो कि खंडित है, असतत लगातार नहीं है। इसमें क्या होता है जैसे x और उसकी क्या है कि बारंबारता भी f भी दे रखी है। जैसे 2 है वो कितनी बार है, उसकी बारंबारता कितनी है? 2। 3 है उसकी 1, 4 है उसकी 3, 5 है उसकी 4, 6 है उसकी 2, 8 है उसकी 1। इस प्रकार उनकी है कि अलग अलग से बारंबारता दे रखी होती है। व्यक्तिगत श्रेणी उसमें बारंबारता नहीं दे रखी होती है। खंडित श्रेणी के अंतर्गत बारंबारता दे रखी होती है। चरों के साथ बारंबारता है। चरों का क्या है कि अलग अलग मान न हो। जैसे कि ये 2 है, 2 का इनके ये 2 इतनी बार है। इस बार इसमें क्या है कि वर्ग नहीं दे रखे। जैसे कि अगर वर्ग अंतराल ये है, ऐसे वर्ग दे रखे होते हैं, तो वो इसमें क्या है कि नहीं दे रखे हैं। इसमें वर्ग अंतराल नहीं दे रखा होता है। फिर अगली है अपने क्या कि अखंडित सतत श्रेणी। अखंडित सतत श्रेणी होती है ना, उसके अंतर्गत क्या होता है कि निरंतर, इसको क्या 2 भागों में बांटा जाता है। फिर अखंडित सतत श्रेणी है ना, उसको निरंतर चलने वाली श्रेणी, उसको 2 भागों में और बांटा जाता है। एक तो अपवर्ती या असम्मिलित श्रृंखला कहते हैं, फिर समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जैसे x है, x का यहाँ से 0 से देखो 5 तक, ये 5 से 10 तक, फिर 10 से 15 तक। फिर इनकी क्या है कि बारंबारता भी दे रखी है। एक तो है कि इनके वर्ग अंतराल ये भी दे रखा है, दूसरी उनकी बारंबारता भी दे रखी है और सभी परस्पर की बारंबारता होती है।
ये बारंबारता अलग अलग दे रखी होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार श्रेणियाँ हैं, श्रेणियों को एक तो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित या असतत श्रेणी और अखंडित या सतत निरंतर श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें क्या है कि सीधे सीधे दे रखे हैं, व्यक्तियों को सीधे सीधे बैठा रखा है, उनकी क्या है कि बारंबारता नहीं दे रखी होती है। खंडित श्रेणी है उसमें उसकी बारंबारता तो दे रखी है, वर्ग अंतराल नहीं होता है। अखंडित में क्या है कि बारंबारता भी दे रखी है और वर्ग अंतराल भी दे रखा होता है। आगे है इसके अंतर्गत, जैसे कि वो उसको है ना अपन बांटे थे ना, अखंडित, सतत को निरंतर, तो अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला। अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला उसमें क्या होती है? प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। इसमें क्या है? प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, जो अगला वर्ग है उसकी क्या होती है? निम्न सीमा होती है। किसके अंतर्गत जो होती है? अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला होती है ना, उसके अंतर्गत। इसकी जो निम्न ऊपरी सीमा है तो अगले चर की क्या होगी? निम्न सीमा होगी। समावेशी के और सम्मिलित श्रृंखला है ना, इसमें उच्च वर्ग की, जैसे वर्ग की उच्च सीमा, अगले वर्ग की निम्न सीमा अलग अलग होती है। दोनों की क्या है कि अलग अलग, इसमें इसकी उच्च सीमा हो गई तो इसकी निम्न सीमा हो गई, इसकी उच्च सीमा हो गई तो इसकी निम्न सीमा हो गई। लेकिन इसमें समावेशी में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि दोनों अलग अलग होती है। जैसे 0 से 9 तक इसकी उच्च सीमा ये है तो अगले की निम्न सीमा 10 से है। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। इस प्रकार क्या है कि इनमें अपन क्या है कि डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे समावेशी है, इस समावेशी से वापस क्या हो गया? अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला बनाने का सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र ये है कि इसमें अगले वर्ग की निम्न सीमा माइनस पिछले वर्ग की उच्च सीमा बटा 2। इसमें पहले वर्ग की क्या है कि निम्न सीमा, पहले वर्ग की निम्न सीमा कौन सी होती है इसके अंतर्गत? ये इसके अंतर्गत करना है ये सीमा। अपनों के समावेशी से उसको क्या कि अपवर्जी बनाना होता है ना, तो अगले वर्ग की निम्न सीमा माइनस अगले वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है? 10 माइनस पिछले वर्ग की उच्च सीमा बटा 2। मतलब ऐसा है कि इसकी निम्न सीमा, जैसे कि अगले वर्ग की निम्न सीमा कौन सी हो गई? 10 हो गई, और पिछले वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी? 9 हो गई, और बटा 2। इनमें से क्या है कि जैसे 1 बचा और इसमें 2 का भाग जाता नहीं तो 0.5 आता है। ठीक है, तो समावेशी से अपवर्जी बनाना कैसे बना सकते हैं अपन? सब में क्या है कि 0.5 जोड़ेंगे। जैसे प्रथम वर्ग है उसमें 0.5 जोड़ दिया, इसमें भी इसमें क्या है कि सूत्र अगले वर्ग की निम्न सीमा पिछले वर्ग की निम्न सीमा ये ज्ञात की 0.5 है आपने। अब क्या करेंगे? वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा है उसमें क्या है कि जोड़ेंगे। जैसे ये है, इसमें तो क्या है कि निम्न सीमा है उसमें तो अपन क्या है कि उसको घटा देंगे। ठीक है, और उच्च सीमा है उसमें क्या है कि 0.5 जोड़ देंगे। जैसे इसमें क्या है कि कौन सी हो गई? उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। उच्च सीमा कौन सी है इसकी? ये, तो उसमें क्या है कि अपन जोड़ देंगे। तो 9 है तो 9 में जोड़ा तो 9.5 हो गया। इसमें 9.5 है, अगले में जोड़ते हैं, इसके अगले वाले में इसमें से तो घटा देते हैं, क्योंकि 10 था, 10 में से 9.5 घटा दिया तो 9.5 हो गया। और यह 19 था, 19 में 0.5 जोड़ दिया, और इसमें फिर यह क्या था? 20 था, 20 में से 0.5 घटा दिया। 29 है, 29 में 0.5 जोड़ दिया। तो मतलब है पहले वाले में से तो अपन क्या करेंगे कि इनमें से तो अपन घटाएंगे और इसके अंदर 0.5 जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगी अपने? ये अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला बन जाएगी। फिर है कि अपवर्जी श्रृंखला और समावेशी श्रृंखला में अंतर क्या होता है? क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन थ्योरी वाला होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अपवर्जी श्रृंखला इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है। अपवर्जी में क्या है कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। अपवर्जी के अंतर्गत क्या होता है कि एक वर्ग की, जैसे कि 0 से 10, फिर 10 से 20, ये चलती है ना अपवर्जी, तो इसकी जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। लेकिन समावेशी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें 0 से 9 फिर 10 से 19 ऐसे चलती है, तो उनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है कि दोनों की अलग अलग होती है। अपवर्जी श्रृंखला में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के मूल्य को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो अपवर्जी श्रृंखला है उसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा हो गई ये यहाँ पे, इसको क्या करते हैं कि इस सीमा को इसमें काउंट नहीं करते। इसकी क्यों कि इसकी निम्न अगले वर्ग की निम्न सीमा में उसको क्या है कि जोड़ा जाता है। समावेशी में किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा के मूल्य को उसी वर्ग में, जैसे इसका ये ऊपरी सीमा है तो उसी को इसी वर्ग में काउंट किया जाएगा, लेकिन अपवर्जी में ऐसा नहीं होता है। फिर है कि खुले सिर वाली या
निवर्तनिकमुखी श्रृंखला वे श्रृंखला जिसमें प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दी जाती, उसे क्या कहते हैं? खुले सिर वाली या विवर्तनिक श्रृंखला कहते हैं। जिसमें क्या किया जाता है कि पहले जिसमें प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दे रखी होती है। देखो, जे से 5 से कम, 5 से कम और 20 से अधिक। तो इसमें क्या है कि प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा, इसकी निम्न सीमा क्या है पता दे नहीं रखी है, और इसकी उच्च सीमा क्या है वो भी दे नहीं रखी होती, उसे अपन क्या कहते हैं? खुले सिर वाली श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला की क्या है कि दोनों सीमाओं को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन? सामान्यतः इनके निकट वर्गों के विस्तार को आधार मान लेते हैं, इनका अंतराल निकाला जाता है, क्योंकि ऐसा करने से हमें प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा प्राप्त होती है। ये तभी होता है जब श्रृंखला के सभी वर्गों के मध्य अंतराल हो। अंतराल कितने कितने का है इनके मध्य? देखो, 5 का अंतराल है इनके बीच में, 5 का अंतराल है, तो अपन उसको क्या 5 का अंतराल मान लेते हैं। जैसे खुले सिर वाली श्रृंखला को सामान्य श्रृंखला में बदलना, किस प्रकार उसको सामान्य श्रृंखला में बदलते? 5 का अंतराल है तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, क्योंकि इसमें अंतराल कितने का है? 5 का अंतराल है, तो उस प्रकार अपन उसमें बदल सकते हैं। फिर है कि अपन अब ज्ञात मेन टॉपिक तो अपना अब आया है कि समांतर माध्य क्या है, और समांतर माध्य ही अपने क्या है कि टॉपिक के अंतर्गत है। और जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य किसके अंतर्गत आता है? इस गणितीय माध्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गणितीय माध्य। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे कि समांतर माध्य दे दिया आपको, और उसमें ऐसे है कि जैसे गणितीय माध्य है, कौन सा इनमें से गणितीय माध्य है? जैसे उसमें एक तो समांतर माध्य दे दिया, माध्यिका, बहुलक और इनमें से चल माध्य में से दे दिया जाएगा, तो आपको पहचानना होगा कि समांतर माध्य कौन, जैसे गणितीय माध्य कौन सा। तो गणितीय माध्य के अंतर्गत है चाहे कोई ये गुणोत्तर, हरात्मक, द्विघाती, ये सारे के सारे, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है? सिर्फ समांतर माध्य। ये कौन सा माध्य है? गणितीय माध्य के अंतर्गत आता है। जैसे समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे समांतर माध्य को किस प्रकार लिखते हैं? ये समांतर माध्य का है, सिग्मा एक्स, राशियों का योग को अपन कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा एक्स बटा राशियों की संख्या, ये है इसका सूत्र। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। समांतर माध्य को क्या है कि सामान्य अंत क्या है कि औसत भी कहा जाता है, क्योंकि किसी संख्या का औसत ज्ञात करते हैं तो भी अपन क्या करते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करते हैं, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? समांतर माध्य को औसत भी कह सकते हैं, क्योंकि समांतर माध्य किसी श्रृंखला का सभी मद यानी सभी चर रहता है ना, उसका औसत है। ये वे संख्या है जो श्रृंखला के मदों के सभी मूल्यों को क्या है कि जोड़ने में और कुल संख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। कुल संख्या जितने भी होते हैं, ऐसा जितनी भी संख्या होती है उसका योग करके उसमें क्या है कि राशियों की जितनी संख्या उसका भाग देने पर ये क्या है कि समांतर माध्य प्राप्त होता है। इस प्रकार समांतर माध्य है उसका मेन अपन जो अगर उसको ज्ञात करेंगे उससे सबसे पहले अपन को क्या है कि समांतर माध्य का जो सूत्र है वो याद रखना कंपलसरी है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये है समांतर माध्य, सिग्मा एक्स बटा एन। तो है कि इसमें 3 श्रेणियां बताई थी, व्यक्तिगत श्रेणी है, उस श्रेणियों के माध्यम से अपन क्या है कि इसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि है यहाँ दे रखा है, ये सारे के सारे दे रखे हैं, इसमें तो अपन क्या करेंगे? जैसे कि एक्स है, जैसे 2 है, 2 कितनी बार दे रखा है? जैसे 1 2 3 4 5 6 बार दे रखा है, तो एक्स है तो इसमें 6 है, जो 2 है 2 कितनी बार दे रखा है? उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता कितनी है? 6 बार है। पहला है 1 है, 1 कितनी बार दे रखा है? 1 बार दे रखा है। 2 कितनी बार दे रखा है? इसको काउंट करते हैं तो 6 बार दे रखा है। 3 है, 3 कितनी बार दे रखा है? 3 बार दे रखा है। तो इसकी जो बारंबारता कितनी? एक बार ही है। और 2 है वो कितनी बार दे रखा है? 6 बार दे रखा है, तो वो कितने हो गए? 12। 3 है, 3 कितनी बार दे रखा है? 3 बार दे रखा है, तो 3 को इसको काउंट करते जैसे कि 3 तरीकी 9, इनको करते तो ये कितने हैं? जैसे कि 3 एक तरी 32 है, 3 तरीकी 9, तो ये कितने हो गए? या 9 हो गए। और ये 6 है तो इनको कितने? 6 बार है तो इसकी बारंबारता 12 हो गई। तो इस प्रकार ये क्या है कि इसको अपन ज्ञात करते हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग, इनका पहले अपने क्या है कि जितनी बारंबारता थी उनको कर ली, इनको अब काउंट करेंगे, ये कितने हो गए? 22 हो गए। तो ये तो है राशियों का योग, सिग्मा एक्स
बटा राशियों की संख्या कितनी है, ये संख्या कितनी है सारी की सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी ना ये। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये कितने आ गए 2.2। तो अपना क्यों क्या है जो समांतर माध्य है वो कितना आएगा 2.2 आएगा। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है अपने, उसमें श्रेणी अलग अलग पढ़ी थी ना, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, उन तीनों के माध्यम से अपन को क्या है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो व्यक्तिगत श्रेणी है, जैसे इसमें 10 विद्यार्थियों की लंबाई दे रखी है, कैसे दे रखी है, ये सारे के सारे 10 विद्यार्थी हैं, उनकी लंबाई दे रखी है। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। जैसे प्रत्यक्ष विधि, ये विधि अत्यंत सरल होती है। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, अत्यंत सरल होती है। इसका योग ऐसी श्रेणी में किया जाता है जिसमें चर मूल्यों की संख्या क्या है कि कम हो तथा चर दशमलव पद्धति में ना हो। श्रृंखला के सभी चरों के मूल्य के योग में क्या है कि चरों की संख्या का भाग देते हैं तो अपन को क्या ज्ञात हो जाता है, समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। तो अपन क्या कि सारे को इनको क्या कि काउंट करेंगे तो आएंगे अपने 1600। और ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये संख्या राशियों का योग, ये योग तो आ गया 1600 बटा राशियों की संख्या, तो ये क्या आ गई 160 आ गई है यहाँ पे। ठीक है, समांतर माध्य क्या आया, व्यक्तिगत श्रेणी से 160। फिर है अपने कल्पित माध्य। इनमें से ही अपन को क्या करना होता है कि कल्पित माध्य ज्ञान करना हो। जैसे एक्स ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, अपन को बोलते हैं कि अपन को क्या कि कल्पित माध्य है, उसको क्या कि ए से अपन प्रदर्शित करते हैं। तो कल्पित माध्य करना याद करना, तो पहला एक्स है। एक्स कौन कौन सी ये दे रखे हैं, 60 62 63 64 और 165 है। तो इसमें क्या है कि एक कल्पित माध्य में एक बीच का माध्य मान लेंगे अपन। जैसे ये कल्पित माध्य माना आपने 163, तो सब में से क्या है कि 163 घटाएंगे इनमें से। तो 160 में से 163 घटे तो माइनस के कितने रहे 3। 162 है, 162 से क्या है कि 163 घटाए तो माइनस का कितना आया 1। 163 में से 163 घटाते तो कितना रहता है 0 रहता है। 164 से 163 प्लस का 1, 165 से 163 तो प्लस के 2। तो इसका जो है कि कल्पित माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा dx बटा n। तो a है अपना कल्पित माध्य अपन ने कितना माना था 163, सिग्मा dx ये है dx अपना। तो इसको अपन dx में देखते हैं कि कितने बचते हैं अपने, जैसे कि 4 और इधर है ये है 4 के और ये है 3, तो अपने बचा 1 बचा पीछे। ठीक है, तो प्लस ये 1 और बटा ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5 है बटा 5। तो 163 प्लस 1 बटा 5। पहले अपन को क्या करना है, ये हल 163 को नहीं हल करना, पहले इसको हल करना। तो 0.2 आ जाएगा। 0.2 आया, उसके अंतर्गत अपन क्या जोड़ेंगे, 0.2 है उसमें 163 में 0.2 जोड़ेंगे तो आंसर आया 163.2। तो कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए अपन को पहले कल्पित माध्य लेना होता है। वो कल्पित माध्य इन सब संख्या में से घटाते हैं, घटाने के बाद में जो रहता है तो उसको वो जो है वो तो अपना आएगा dx। फिर संख्याओं का योग नहीं, राशियों की संख्या कितनी है वो, और इसको हल करने के बाद में ये अपना आ जाता है कल्पित माध्य। फिर है यहाँ पे देखो, जैसे कि अगला है जैसे समांतर माध्य में अपने यहाँ है जैसे व्यक्तिगत श्रेणी से अपन ने ज्ञात कर लिया और फिर कल्पित माध्य ज्ञात कर लिया इसके अंतर्गत, और फिर है ये लघु रीति से समांतर माध्य की गणना करना। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब मूल्यों की संख्या अधिक हो। इस श्रेणी की उपयोग ये तो है उसका, तो जैसे कि लघु रीति से अधिकतम मूल्य और दशमलव में हो, दशमलव पद्धति के अंतर्गत होता है, तो अपन को क्या है कि इस हिसाब से कल्पित माध्य ज्ञात करना होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे विद्यार्थी है जैसे इतने विद्यार्थी हैं उनकी ये लंबाई दे रखी है, और फिर अपन को ये क्या लंबाई है, उसके बाद में अपन को कल्पित माध्य ज्ञात करना होता है। कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या है कि बीच का एक कल्पित माध्य ले लेते हैं। तो बीच का कल्पित माध्य लिया 160, तो सब में से क्या करेंगे 160 घटाएंगे, 160 घटा देते हैं। फिर घटाते हैं, जैसे 155 है, 155 में से 160 जाते हैं तो माइनस के 5 बचते हैं। 163 है उसमें से 160 घटाते तो माइनस के 7 बचते हैं। और फिर 168 है में से 60, तो 168 में से 60 ये भी माइनस के बचते हैं, नहीं ये प्लस के होते हैं क्योंकि 168 ये 60 ये प्लस के हैं। फिर 60 में 160 में से 160 गए 0 बचते हैं। फिर 162 में से 160 2
66 में से ये गई तो 6 और ये ऐसे करके ये बचते हैं। dx कितना आता है, फिर अपन इसको जोड़ते तो ds होता है अपने या 8 होता है। फिर है वही बात है कि हिसाब से अपने क्या डी है या विचलन है, ये विचलन इनका क्या है कि अंतर है वो ए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपन विचलित, इससे क्या है कि कल्पित माध्य है, घटा के ये ज्ञात किया इसको, इस श्रेणी के माध्यम से ये ज्ञात हो गया है। तो है सिग्मा डी एक्स और विचलनों का योग है ये डी सिग्मा डी एक्स क्या है जैसे कि डी एक्स, तो ये क्या है अपने विचलनों का योग होगा, तो विचलनों का योग है ये। और फिर यहाँ एक्स है मूल्य, ए है कल्पित माध्य और ये है समांतर माध्य। तो अपने कल्पित माध्य कितना माना था 160 माना, प्लस dx कितना है अपना 8 आ गया, और जो है संख्या कितनी है इनकी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है संख्या 7। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको अपन को इसको नहीं छेड़, हाथ नहीं लगाना इसको, क्योंकि पहले अपन को हल किसको करना है, इस वाले बॉक्स को ही हल करना है। ऐसा नहीं कि अपन ने पहले 160 में से 60 है उसमें 8 जोड़ लिया और फिर उसको भाग दिया, तो अपने वो क्या है कि गलत हो जाएगा। पहले अपन को क्या करना है, पहले अपन को ये बॉक्स हल करना है। तो इसमें भाग दिया तो कितना आया 1.4 आया। इस 1.4 को अपन के इसमें जोड़ेंगे 160 के अंतर्गत जोड़ेंगे तो 161.4, ये अपना आया समांतर माध्य। इसमें है लघु रीति के अनुसार श्रेणी के किसी मूल्य को कल्पित माध्य मान लिया जाता है। इसमें लघु रीति में क्या है कि श्रेणी के अनुसार किसी मूल्य को क्या है कि कल्पित मूल्य मान लिया जाता है। अपन ने के बीच के को कल्पित माध्य माना था, तथा प्रत्येक मूल्य से उसका विचलन निकाला जाता है। प्रत्येक मूल्य से क्या है कि उसका विचलन यहाँ निकाला जाता है। फिर क्या है कि विचलनों के योग को उनकी संख्या से भाग देकर, विचलनों का जो योग है ना उसको क्या है कि उसकी संख्या से भाग देकर जो अंक प्राप्त होता है उसके बीजगणितीय चिन्ह के अनुसार कल्पित माध्य में जोड़ने या घटाने से समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। जैसे कि माइनस का कितना बचा, प्लस का कितना बचा, उसके अनुसार जोड़ने से अपने क्या है कि समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। अब है कि जैसे कि पिछले साल जो एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के अंतर्गत ही कि समांतर माध्य के इस रीति का महत्वपूर्ण गुण है कि समांतर माध्य से श्रृंखला के सभी मूल्यों के विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। किसके अंतर्गत होता है, जे कि ये श्रृंखला के सभी मूल्यों के विचलनों का योग शून्य होता है। तो उसमें क्या है कि समांतर माध्य के अंतर्गत विचलन है उसका योग क्या होगा, विचलन आपने जिससे में से जो कल्पित माध्य 160 लिया था और जो श्रृंखला में भी 160 आया तो इसका जो क्या है कि वो क्या होता है, ये शून्य होता है। तो ये है कि समांतर माध्य में होता है, गणितीय माध्य में होता है, माध्यिका में होता है, बहुलक में होता है, ये से ऑप्शन दे रखे थे उसके अंतर्गत। तो क्या है कि समांतर माध्य है ना उसमें क्या है कि विचलनों का योग कितना होता है, शून्य होता है। ये अपने को लाइन है करेक्ट याद रखनी है। जैसे कि समांतर माध्य की इस रीति का महत्वपूर्ण गुण है कि समांतर माध्य से श्रृंखला के सभी मूल्यों के विचलनों का योग, सभी मूल्य है उनके जो विचलन होते हैं उनका योग कितना होता है, शून्य होता है। किसी भी रीति का प्रयोग करने पर समांतर माध्य एक समान आता है। जैसे कि 8 मजदूरों की आय निम्न है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह है व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है अपने व्यक्तिगत श्रेणी, तो उसमें क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसमें क्या है कि ये सारे इनको सबको जोड़ लिया तो वो आया था 344, और ये नीचे वाली जो सारी संख्या कितनी है 8, इनको अपन भाग देंगे तो 100, जैसे कि ये कटा, फिर 172 बटा नीचे ये 4 बचे, इसको काटने के बाद अपन को क्या है कि 86, ये कुल मिला के आंसर कितने आने यहाँ 43 आंसर आए हैं। ये क्या आया अपना समांतर माध्य आया है। इसी प्रकार फिर है कि खंडित श्रेणी है। खंडित श्रेणी से अपन समांतर माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे खंडित श्रेणी में ये दे रखा है x दे रखी है, उसकी बारंबारता दे रखी है, तो fx ज्ञात करना तो इनको अपन क्या कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है कि 10 × 4 तो 40, 20 × 5 तो 100, 30 × 3 तो 90, 40 × 2 तो 80, 50 × 5 तो 250। ये तो है इसकी बारंबारता, ये है इसकी अपने की सारी काउंटिंग की है वो। तो जैसे समांतर माध्य सिग्मा fx है तो fx कितना आया अपने ये, और राशियों की जो n संख्या है ना वो कितनी आई 19। तो इसको क्या है कि अपन 19 का भाग देंगे 560 के अंतर्गत तो 29.47 या खंडित श्रेणी के अंतर्गत या कि समांतर माध्य आ जाएगा। फिर है लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। लघु रीति है उसके द्वारा अपन क्या है कि समांतर माध्य, वही कल्पित माध्य वाला ही क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार क्या है कि अपन क्या है जो है समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य है तो समांतर माध्य के अंतर्गत यही एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि ये
गणितीय माध्य के अंतर्गत आता है। समांतर माध्य किसके अंतर्गत आता है? गणितीय माध्य के अंतर्गत आता है, स्थिर माध्य के अंतर्गत और व्यापारिक माध्य के अंतर्गत नहीं आता। एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि थ्योरिकल बनेगा तो वो यही से बनता है कि गणितीय माध्य के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो अपने कोर्स में तो एक ही दे रखा है समांतर माध्य, एक ऑप्शन ये दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन और कोई दे देगा। और ऐसे भी ये तो नाम रखने में अपन को कोई ये हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए कि नाम तो अपन याद रख सकते हैं कि गणितीय माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघाती माध्य, ये 4 माध्य आते हैं। पर यह है कि सिलेबस में अपने ये है नहीं, तो इसको अपन को क्या ऑप्शन है वो ज़्यादातर है कि नहीं देगा। तभी तो बोलते हैं ना, अगर अपन को सिलेबस याद हो तो अपन ने क्या कि अपने जो है 10% तो वैसे ही याद कर लेते हैं। वो कैसे याद कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन अपना आप टिक हो जाता है। जैसे कि यहाँ समांतर माध्य, अपन को पता है कि अपने जो गणितीय माध्य है उनमें से क्या है कि सिर्फ समांतर माध्य ही दे रखा है, बाकी नहीं है, तो अपन क्या कि वो टिक वैसे ही अलग कर लेते हैं। इसकी क्या जो 3 श्रेणियां हैं, श्रेणियां दे रखी है। फिर अपन को जैसे कि याद करना है तो इसमें एक मेन सूत्र ये याद रखना है, राशियों का योग बटा राशियों की क्या सिग्मा को है इस चिन्ह से प्रदर्शित करने, समांतर माध्य को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा एक्स बटा एन ये है राशियों का योग। दूसरा एक क्वेश्चन है, यहाँ से बनने के चांस ज़्यादा होते हैं कि जो थ्योरिकल बनता है। समांतर माध्य है को क्या कि सामान्यतः औसत माध्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वो दे दे ऑप्शन में और बोले कि इनमें से कौन से को क्या है कि समान किसको क्या है कि औसत माध्य कह सकते हैं, तो उसको क्या है कि समांतर माध्य है उसको अपन औसत माध्य भी कह सकते हैं। अगला एक ये है, यहाँ से बढ़ता है थ्योरिकल, और अगला थ्योरिकल ये है जो ये पिछली बार बन चुका है, जैसे कि उनका योग क्या होता है, वो योग 0 होता है। इस प्रकार आज अपन ने क्या किया है, जो है कि अपने दे रखा है सिलेबस, उस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में से आज अपन ने कर लिया है समांतर माध्य को कर लिया है। अगले 2 वीडियो है उसके अंदर कराऊंगी, एक वीडियो में अपन कर लेंगे माध्य का, दूसरे में कर लेंगे बहुल। करवाने को तो मैं अभी करवा देती हूँ, पर क्या है कि एक साथ अगर आप देखोगे तो उसको क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा सूत्र किस में लगाना है, कौन सा सूत्र किस में लगाना है, समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे और माध्य का कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार आज की वीडियो में अपने क्या किया है, समांतर माध्य को कंप्लीट कर लिया है। अगले के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, माध्यिका को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।